गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज फिर से मैं आपके सामने हूँ, आपका बायोलॉजी टीचर डिकेंद्र सिंह राठौड़। तो कल हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमने ग्लैंड्स के टाइप्स को देखा था कि ग्लैंड्स कितने तरह की होती है। हमने बेसिकली देख लिया था कि ग्लैंड्स दो तरह की हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। जिसमें से हमारे काम की कौन सी ग्लैंड है? हमारे काम की थी एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड। और उन्हीं डक्टलेस ग्लैंड का काम होता है बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, बॉडी के सारे ऑर्गन को एक साथ मिलकर एक काम को करने के लिए तैयार करना, ताकि वो वर्क बिल्कुल ही वेल फंक्शंस की तरह हो सके। फिर उसके बाद हमें पता लगाया कि ये कोऑर्डिनेट करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए बॉडी ऑर्गन्स को किसका यूज करती है। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक केमिकल का यूज करती हैं और उस केमिकल को बोलते हैं हम हार्मोन। तो आज की क्लास का जो टारगेट होगा हमारा, वो हार्मोन को समझना होगा कि हार्मोन क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और इनके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। तो ठीक है बच्चों, हार्मोन क्या है? हार्मोन को जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। हमें पता चलता है कि जो हार्मोन है, इसकी डिस्कवरी किसने की और डिस्कवर किया गया तो इसका हार्मोन नाम किसने दिया गया, है ना? और कौन सा हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम पहले देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन था, फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन, जो फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन है वो सिक्रेटिन है बच्चों। कौन सा है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन है बच्चों, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन है वो सिक्रेटिन है। और जो सिक्रेटिन हार्मोन है ये कहां पर डिस्कवर किया गया है? तो ये हमारी जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही डिस्कवर किया गया था। और इंटेस्टाइन के अंदर भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिस्कवर किया गया था। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी तीन पार्ट होते हैं, इलियम, ड्यूडेनम और ज्यूजनम। तो इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो ड्यूडेनम के अंदर हुई थी, ठीक है। तो ड्यूडेनम के अंदर सिक्रेटिन हार्मोन की डिस्कवरी की गई थी, है ना। फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ये हार्मोन था, ठीक है। और जो अपनी ड्यूडेनम होती है ये कौन सी वाली ग्लैंड का टाइप होगी थी? ये ऑर्गेनाइज्ड के अनऑर्गेनाइज्ड? ये अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड का टाइप थी, एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हार्मोन टर्म थी, हार्मोन टर्म किसने दी? भाई हार्मोन टर्म उसी ने दी होगी जिसने पहली बार हार्मोन की डिस्कवरी की होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था, वो हार्मोन डिस्कवरी का काम किसने किया था? वो स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था बच्चों? स्टार्लिंग ने किया था, ठीक है। तो हार्मोन अगर डिस्कवर स्टार्लिंग ने किया है तो इसका नाम भी किसने दिया होगा? स्टार्लिंग ने दिया होगा। तो हार्मोन टर्म गिवन बाय स्टार्लिंग, ठीक है। अब पूरी बायोलॉजी के अंदर हम 300 से 400 साइंटिस्ट याद करने पड़ेंगे हमें, और इतने साइंटिस्ट याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम इन्हें एक मेमोरी ट्रिक की तरह याद करने की कोशिश करते हैं और माइंड में एक इमेज बनाकर याद करते हैं, ठीक है। हमारा माइंड कभी वर्ड्स को याद नहीं करता। ब्रेन साइज से बोलती है कि हमारा ब्रेन कभी भी वर्ड्स को याद नहीं करता, हमारा माइंड केवल इमेजेस को याद रखता है। जैसी भी अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं आएगी, उसकी शक्ल आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपका अभी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले दूं तो तुरंत आपके दिमाग में उनकी इमेज बन जाएगी। तो बायोलॉजी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इमेजेस बना के याद करना। और इमेजेस कैसे बनाएंगे देखिए आप, जैसे कि हार्मोन। अब हार्मोन का टर्म किसने दिया है? स्टारलिंग ने। अब 300 दिन बाद आप जब एग्जाम देने जाओगे, पता ही नहीं आपको याद रहे ना रहे। और 300 400 जब आप साइंटिस्ट याद कर लोगे तो सारे खिचड़ी बन जाएगी आपको। इस खिचड़ी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें, आप इमेजेस बना के याद करें। जो चीजें याद करनी है उसकी इमेज बनाएं। जैसे कि देखिए आप, हार्मोन, आप इसको मौन ना करके मून कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मून। मून यानी कि चांद, है ना। अब जहां पर चांद होगा वहां पर क्या होगा? तारा भी होगा। तो देखिए स्टार। तो जहां पर चांद है वहां पर क्या है? तारा भी है। चांद और तारा, तो आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सबसे आसान एग्जाम अगर कोई है तो वो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है और आंसर भी आपको टिपा दिया गया है, आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान कोई एग्जाम नहीं है।
कि क्वेश्चन भी आपको दे दिया और आंसर भी आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया। अब आपको केवल उसकी इमेज बना के याद रखनी है कि भैया हार्मोन जो टर्म है वो किसने दी है। भाई जहां पर चांद होगा वहां पर क्या होगा, तारा भी होगा, और इस तरह से इसको याद करना इजीली है। ठीक है, अब बताओ हार्मोन क्या किए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। हार्मोन क्या किए जाते हैं, सीक्रेट। किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो पहला जो हार्मोन है वो कौन सा होगा, सिक्रेटिन। कौन सा होगा, सिक्रेटिन। तो ये भी हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसी इमेज बन रही है कि हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है, इसलिए फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन क्या है, सिक्रेटिन है। किसने डिस्कवर किया है इसको, जिसने इसका नाम दिया है। डिस्कवर किसने किया है, डिस्कवर किया है स्टारलिंग, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, तो मून से हम याद रखेंगे स्टार। क्लियर है, तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम थोड़ा डेफिनेशन पे चलते हैं कि हार्मोन की डेफिनेशन क्या है। तो हम बच्चों डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन दो है। एक तो क्लासिकल डेफिनेशन है, यानी कि ओल्ड डेफिनेशन जो आज तक चली आ रही है। ठीक है, तो क्लासिकल डेफिनेशन की अगर बात करें तो हार्मोन क्या है बच्चों, हार्मोन क्या है। जो फर्स्ट डेफिनेशन अगर देखें तो इसमें है कि भैया एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो भी केमिकल सीक्रेट किया जा रहा है वही क्या है, वही हार्मोन है। तो देखो सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सिक्रेशन कर रही है वही क्या है, वही हार्मोन है। अब बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड थी या फिर डक्ट वाली ग्लैंड थी, विद डक्ट थी कि विदाउट डक्ट थी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड थी, उनके पास खुद की कार यानी कि अपने प्रोडक्ट को टारगेट ऑर्गन पर पहुंचाने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो बताइए, हम कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रेशन होते हैं वो ब्लड की हेल्प लेते हैं। तो मतलब हार्मोन वो हो गए जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट किए जाएंगे और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएंगे। ठीक है, विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन, टू द टारगेट ऑर्गन। क्लियर है। तो देखो हार्मोन की जो ओल्ड डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन है, जो पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है ना, क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो कोई भी केमिकल सीक्रेट किया जा रहा है वो क्या है, हार्मोन है, और हार्मोन को ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी इसकी मॉडर्न डेफिनेशन होगी। आजकल जो हार्मोन की डेफिनेशन चल रही है वो कुछ और ही चल रही है। तो ठीक है, हम मॉडर्न डेफिनेशन को देखते हैं। तो हार्मोन की जो मॉडर्न डेफिनेशन होती है, तो हार्मोन होते क्या है, बेसिकली बेसिकली हार्मोन होते हैं, हार्मोन आर ए नॉन न्यूट्रिएंट। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए हॉर्मोन्स जो है किसमें मिल रहे हैं, ब्लड के अंदर मिल रहे हैं। अब आपको ऐसा लगा कि ब्लड के अंदर कोई चीज मिल रही है तो न्यूट्रिशन की होगी। देखो एक केमिकल नेचर भी होगा इसका, और इसका केमिकल नेचर जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि प्रोटीन के बने हुए हैं, फैट के बने हुए हैं। तो हमें एक समय के लिए ऐसा गलतफहमी हो सकती है, क्या हार्मोन अगर मैं इनहेल कर लूं, पहले से ब्लड के अंदर है, अगर मैंने एक बाल्टी हार्मोन पी लिए तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी। तो एक बाल्टी हार्मोन पीने से मुझे जीरो एनर्जी मिलेगी। कितनी मिलेगी, जीरो एनर्जी। मतलब हार्मोन प्रोटीन के बने हुए हैं, हार्मोन फैट के बने हुए हैं, फिर भी ये किसी भी तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को इसको तोड़ने के लिए दे दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया इससे 0 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। मतलब हार्मोन क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से स्टार्ट होती है कि हार्मोन आर ए नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ठीक है, फिर क्या होता है, विच एक्ट एज इंटर सेल्यूलर मैसेंजर। अच्छा, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, मतलब ये एनर्जी नहीं दे रहे, तो फिर कर क्या रहे हैं ये। मैंने पहले बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए,
कोऑर्डिनेशन मतलब रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेशन मतलब कंट्रोल करने के लिए। अब किसी को कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करेंगे? ऑर्डर देकर। तो मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्डर देती है। अब ऑर्डर लेके तो कोई ना कोई जाएगा। राजा अगर ऑर्डर देगा अपने सैनिकों को, तो बीच में ले जाने वाला कोई होता है कि नहीं होता? तो मैसेंजर होता है। कौन होता है? मैसेंजर। तो अपने जो हॉर्मोन्स हैं ये एक मैसेंजर केमिकल की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? मैसेंजर केमिकल। ठीक है, तो दो सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने का काम करते हैं। ये इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से और जाते हैं टारगेट ऑर्गन तक। देखिए, टारगेट ऑर्गन तब तक कोई काम नहीं करते हैं जब तक कि कोई कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम उसको ऑर्डर ना दे दे। या तो ब्रेन ऑर्डर देगा या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑर्डर देंगी। ब्रेन ऑर्डर देता तो न्यूरॉन्स की वजह से ऑर्डर देता, और एंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्डर देंगी तो न्यूरॉन्स तो नहीं है उसके पास। तो क्या है उसके पास? एक केमिकल है जिसे बोलते हैं हम क्या? हार्मोन। हार्मोन एक इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है जो इंफॉर्मेशन को एंडोक्राइन ग्लैंड से कहां पर लेके जाता है? वो टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाता है। और हार्मोन क्या है? एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। क्योंकि जब इसकी केमिकल नेचर देखेंगे तो हमें थोड़ी देर के लिए गलतफहमी हो सकती है कि ये शायद एनर्जी देते हो, लेकिन ये एनर्जी नहीं देते हैं। इनका एनर्जी कंजम्पशन रेट बिल्कुल 0 होता है। क्लियर है क्या? अब देखिए, अब जब हार्मोन ऑर्डर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया हार्मोन कितने अमाउंट में जरूरी है ना? एंडोक्राइन ग्लैंड को अगर जैसे ग्रोथ हार्मोन है किससे सीक्रेट हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हर सेल के पास ऑर्डर लेके जाना है तो क्या हमें बहुत सारा हार्मोन बनाना पड़ेगा क्या एक बाल्टी भर के? नहीं, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट का मतलब मिलीग्राम्स में इसका फॉर्मेशन होता है, और मिलीग्राम ही काफी होता है पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑर्डर देने के लिए। तो विच आर इंटरसेल्युलर मैसेंजर, है ना, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसकी जो बेसिक मॉडर्न डेफिनेशन हुई है अब जाके कंप्लीट हुई है। तो हार्मोन की बेसिक डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन क्या बनी है? हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज ए इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारी हार्मोन की डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हार्मोन की क्वालिटीज। क्या पढ़ेंगे? क्वालिटीज। तो हार्मोन्स के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं बच्चों। हार्मोन्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? जैसे कि हम देखते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। अब हम हमसे पूछ लें कि एक बार अगर ग्रोथ हार्मोन बन गया, मान लीजिए कोई हार्मोन बन गया, तो क्या अब उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्या? क्या हम उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं क्या? एक बार आपने चिट्ठी लिख दी, क्या उस चिट्ठी को बार बार भेज सकते हैं क्या? नहीं। यहां ऐसा होता है कि एक बार आपने ऑर्डर दे दिया, जो मैसेंजर हार्मोन मैसेज लेके गया है वो मैसेज देने के बाद क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हार्मोन अपना काम करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि अगली बार अगर आपको दोबारा ऑर्डर देना है तो आपको दोबारा से हार्मोन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है हार्मोन की क्वालिटीज? फर्स्ट क्वालिटी ये हो गई है, हार्मोन आर destroyed आफ्टर यूज। ठीक है, तो इनको यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, चलो हमें ये तो पता चल गया कि हार्मोन को एक बार यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो अब जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हार्मोन की, तो क्या इसको हर बार बनाना जरूरी है, या पहले से हम कुछ किलो 2 किलो ग्लैंड बना के रख लेगी? क्या हार्मोन को पहले से ग्लैंड्स बना के रख सकती हैं क्या? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो, हार्मोन को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। ग्लैंड का साइज पहले से ही बहुत कम होता है। कोई सी भी ग्लैंड हार्मोन को स्टोर नहीं कर सकती। केवल इसमें एक ही अपवाद है। वैसे बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन ऑफ साइंस बोलते हैं। बायोलॉजी के अंदर कोई भी लाइन बोलने के बाद आपको उसका एक्सेप्शन बताना होता है। तो बायोलॉजी में हम कह रहे हैं कि हार्मोन को कोई भी ग्लैंड स्टोर नहीं करती। जब भी जरूरत होगी तभी हार्मोन को फॉर्मेशन उसका किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि
19 और 20 की एज के बाद किसी भी पर्सन की ग्रोथ रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि 19 और 20 के बाद ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो जब भी जरूरत होती है तभी क्या होता है, हार्मोन को बनाया जाता है। अब जैसे देखते हैं कि मिल्क को सीक्रेट कराने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। तो क्या मिल्क सीक्रेशन कराने की जरूरत क्या हमेशा पड़ती रहेगी? नहीं, सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद कुछ महीनों तक ही मिल्क को सीक्रेट करवाना होता है। तो क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन तभी बनाया जाएगा कि या फिर पूरी लाइफ टाइम ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाया जाएगा? नहीं, मिल्क सीक्रेट करवाने के लिए अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जरूरत केवल प्रेगनेंसी के बाद ही वो बनाया जाएगा और उसी के बाद ही वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हार्मोन को स्टोर नहीं किया जाता। हार्मोन आर नॉट स्टोर्ड इन ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन को स्टोर नहीं किया जाता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों। एक हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक के अंदर यानी कि थ्रोट के अंदर होती है, ये अपना हार्मोन थायरोक्सिन को स्टोर करके रखती है। बाकी हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन मिलते हैं, किसी भी हार्मोन को स्टोर नहीं किया जाता, केवल थायरोक्सिन हार्मोन को ही स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर है? तो क्या हो गया है, इसमें एक्सेप्शन लिख सकते हैं अपन, थायरोक्सिन हार्मोन। अब सर आप तो हमें चैप्टर पढ़ाने के बाद बहुत सारे हार्मोन याद करवा दोगे, हम कैसे याद रखें कि थायरोक्सिन हार्मोन को स्टोर किया जाता है और बाकी किसी हार्मोन को स्टोर नहीं किया जाएगा? तो चलो इसकी भी हम एक ट्रिक निकालते हैं। अब ये बताओ मुझे, इसको हम आगे का वर्ड दिखा दे रहा है हमें थायरोक्सिन, इसको याद रखो आप टायर। क्या याद रखो? टायर। टायर जो होता है अपनी कार के अंदर होता है नहीं होता? तो बताओ हमारी कार में कितने टायर होते हैं? आप कहोगे 4। हमारी कार के अंदर 4 टायर नहीं 5 टायर होते हैं। एक टायर हम इमरजेंसी कंडीशन के टाइम पे स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम स्टेपनी का टायर बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन मिलते हैं, बहुत सारे हार्मोन है, और किसी भी हार्मोन को ग्रेन के अंदर स्टोर नहीं किया जाता। लेकिन क्या आप कार के अंदर 2 इंजन लगा के घूमते हो? कि नहीं, लेकिन टायर को तो आप स्टोर करके रखते नहीं रखते एक्स्ट्रा। तो यहां से याद रखो आप टायर, टायरोक्सिन, यानी कि थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको स्टोर करके रखा जाता है। आप स्टेपनी के टायर से इसको याद करके रख सकते हो, आपको दिमाग पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो हमारा ये एक क्वालिटी यहां पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद और देखते हैं हम। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हॉर्मोन्स जो होते हैं, ये पूछा जाता है कि हॉर्मोन सिंपल मॉलिक्यूल है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो, हार्मोन बनाने के लिए अगर 2 या 3 तरह के कंपाउंड्स को जोड़ा जाएगा तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का वेट बढ़ जाएगा। बायोलॉजी के अंदर 2 केमिकल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, एक तो एंजाइम और एक हार्मोन। ठीक है? एंजाइम्स जो होते हैं वो वेट में ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो 2 या 3 तरह के मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बनते हैं। जबकि जो हार्मोन होते हैं ये सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बने होते हैं और बहुत ही कम वेट के अंदर ये होते हैं। सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल के बने होंगे, मतलब या तो प्रोटीन के बने होंगे तो सिर्फ प्रोटीन के ही बने होंगे, अगर फैट के बने होंगे तो सिर्फ फैट के ही बने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने फैट और प्रोटीन को मिला के कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया। अगर आप 2 चीजों को मिलाने की कोशिश करोगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा। तो जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन की क्वालिटी क्या होती है? ये सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल। और वेट में कैसे होते हैं? ये लाइट वेट। तो हार्मोन की नेक्स्ट क्वालिटी होगी कि हार्मोन क्या होते हैं? वेट में कम होते हैं, और इनका जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है कि सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है? दूसरी बात, नेक्स्ट इसकी क्वालिटी अगर आप देखें अपन, तो ये है कि हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन नॉन एंटीजेनिक। ये क्या होता है एंटीजेनिक? देखिए, जब भी कोई फॉरनर यानी कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हम हमारी बॉडी का नहीं है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि कोई वायरस हो गया, अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं।
उन सिक्योरिटी गार्ड्स को हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारी डब्ल्यूबीसी में जो बी लिम्फोसाइट होती है, वो बी लिम्फोसाइट कोई भी एनिमी जो हमारी बॉडी का नहीं है, जैसी हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको एंटीजन यानी कि दुश्मन समझा जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी जाती है बी लिम्फोसाइट के द्वारा। तो क्या अगर मैं किसी और एनिमल का यानी कि हॉर्स हो गया, है ना, हॉर्स का अगर मैंने क्या ले लिया, इंसुलिन ले लिया, तो क्या मेरे अंदर उसको दुश्मन समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा? तो इसको नॉन एंटीजेनिक का मतलब है कि उसको एंटीजन नहीं समझा जाएगा और ये हो भी रहा है। इसकी इसी क्वालिटी की वजह से आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले पा रहे हो। जब डायबिटीज होता है तो हम इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं या नहीं लेते? तो इंसुलिन के इंजेक्शन आप क्यों ले पा रहे हो? अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते और उसको एंटीजन समझा जाता तो उस इंसुलिन को हमारी एंटीबॉडीज के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, लेकिन नहीं, हम मार्केट में जो इंसुलिन है वो क्या इंसान ने बनाया कि नहीं, वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जेनेटिक मॉडिफाइड ई कोलाई बनाया जाता है। उस ई कोलाई के द्वारा इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जा रहा है और ई कोलाई का इंसुलिन जब हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसे इजीली एक्सेप्ट किया जा रहा है, हमारी बॉडी के द्वारा उसे एंटीबॉडी बनाकर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा। तो हार्मोन क्या होते हैं? नॉन एंटीजेनिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एंटीजेनिक। और साथ में क्या होते हैं? हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होने के साथ साथ नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं। नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक। इसका मतलब ये हो गया कि भैया ह्यूमन ने ह्यूमन का हार्मोन ले लिया, ठीक है, ह्यूमन में ह्यूमन का हार्मोन चल जाता और किसी और स्पीसीज का हार्मोन नहीं चलता तो स्पीसीज स्पेसिफिक हो जाता। क्या हो जाता? स्पीसीज स्पेसिफिक। लेकिन हम अदर स्पीसीज का हार्मोन भी ले सकते हैं, यानी कि मंकी का इंसुलिन हार्मोन ही हम ले लेंगे तो हमारे अंदर इंसुलिन ऐसा ही काम करेगा जैसे मंकी के अंदर कर रहा है, ठीक है। तो अदर स्पीसीज के हार्मोन को एक्सेप्ट कर लेने के कारण हार्मोन्स की क्वालिटी क्या जाती है कि हार्मोन नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक भी हो जाते हैं। क्लियर है क्या? तो हमने बेसिकली सारी की सारी क्वालिटीज हार्मोन की देख ली है। इसके बाद जो हमें देखना है वो हार्मोन की वर्किंग्स को देखना है कि हार्मोन किस तरह से वर्क करते हैं। तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन भी देखना पड़ेगा हमें कि हार्मोन बनते किसके हैं। इसके बाद ये देखेंगे कि हार्मोन काम कैसे कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो होगा केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। देखिए आपसे पूछा जाता है कि किसी भी हार्मोन का नाम दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि इस हार्मोन के आप केमिकल नेचर बताइए। इस तरह के कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हार्मोन बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका केमिकल नेचर केवल दो ही तरह का होता है, या तो वो प्रोटीन के बने होंगे या फिर वो फैट के बने होंगे। तो हम सबका याद करना जरूरी है कि कौन कौन सा फैट किसका, कौन सा फैट का बना है और कौन सा प्रोटीन का बना है। देखो कम वाले याद कर लो और बाकी सारे दूसरे हो जाएंगे। तो सिर्फ 5 हार्मोन ही फैट के बने होते हैं और बाकी के जितने हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में वो सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम केवल फैट से बने हुए हार्मोन को याद कर लेंगे और बाकी के जो हार्मोन होंगे वो क्या होंगे? प्रोटीन के बने हुए होंगे। तो देखो इसमें भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। लिपिड, जो फर्स्ट टाइप ऑफ नेचर होता है वो होता है लिपिड मेड हार्मोन। लिपिड को हम क्या कह देते हैं? लिपिड को सॉलिड फॉर्म में हम फैट भी कह देते हैं, फैट। क्लियर है? अब इसको डिराइव भी कर दिया जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ा दी जाती है और फैट को कॉम्प्लेक्स करके इसके अंदर और भी चीजें ऐड करके किसमें कन्वर्ट कर जाता है? कोलेस्ट्रॉल में। किसमें कन्वर्ट कर जाता है? कोलेस्ट्रॉल में। क्लियर है क्या? हमने सुना होगा कि फैट यानी कि ऑयल ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। दरअसल फैट से ही कोलेस्ट्रॉल बना होता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल भी हार्मोन बनाने के लिए और ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया जाता है, इसको और ज्यादा डिराइव्ड कर दिया जाता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल हमारी बॉडी के द्वारा कंट्रोल कर दिया जाता है स्टेरॉइड में। किसमें? स्टेरॉइड में। तो फैट से ही कोलेस्ट्रॉल बना होता है
और कोलेस्ट्रॉल से ही स्टेरॉइड बना होता है और इन स्टेरॉइड केमिकल का यूज हार्मोन फॉर्मेशन में किया जाता है। यूज इन हार्मोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के नेचर वाले क्या बनते हैं, दो तरह के नेचर वाले हार्मोन बनते हैं, जिसमें से पहला नेचर है लिपिड नेचर यानी कि फैट नेचर। थोड़ा सा और टिपिकल करने के लिए इसको कोलेस्ट्रॉल पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन कौन से हैं। थोड़ा और टिपिकल करने के लिए पूछा जाता है कि स्टेरॉइड नेचर हार्मोन कौन से हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर केवल 5 हार्मोन, ओनली 5 हार्मोन, ओनली 5 हार्मोन आर 5 हार्मोन आर स्टेरॉइड नेचर। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के हैं, तो देखो हम याद करते हैं। पहले तो सेक्स हार्मोन जो भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो स्टेरॉइड के बने होते हैं, सेक्स हार्मोन। तो हमने हमारी ग्लैंड्स देखी थी, एग्जांपल कौन कौन सी प्राइमरी सेक्सुअल ग्लैंड थी, तो वो थी, एक तो टेस्टिस था, है ना। तो टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, तो टेस्टिस के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट किया जाता है। तो टेस्टिस के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट किया गया है ये किसका बना होगा, ये स्टेरॉइड का बना होगा। किसका बना होगा, स्टेरॉइड का बना हुआ होगा। ठीक है, अब एक और होती है ओवरी, फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होती है। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, इसके द्वारा दो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और एक कौन सा किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और साथ में क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन। ये तीन हार्मोन क्या हो गए हैं, स्टेरॉइड नेचर हो गए हैं। ठीक है, तो दो तीन हार्मोन हमने देख लिए, इसके अलावा दो हार्मोन और हैं। ठीक है, दो हार्मोन कौन कौन से हैं, ये पहला हो गया हमारा तो टेस्टोस्टेरोन, दूसरा हो गया एस्ट्रोजन और तीसरा हो गया प्रोजेस्टेरॉन। जो तीसरा चौथा हार्मोन होगा, चौथा पांचवा हार्मोन होगा उसको देखते हैं हम। जो फोर्थ हार्मोन देखते हैं हम, तो हम जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो अंदर वाला पार्ट होता है मेडुला वाला पार्ट। जो एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला पार्ट होता है वो मेडुला पार्ट होता है, और एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम कोर्टेक्स पार्ट बोलते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स। तो ये बच्चों एड्रिनल ग्लैंड है, अभी के लिए देख लेते हैं हम, ये एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर वाला पार्ट होता है हम उसे एड्रिनल कोर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक है, तो एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा कुछ हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। इससे मेनली दो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। तो हमारा जो फोर्थ एग्जांपल था वो होगा कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल जो हार्मोन है, जो एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ये क्या है, ये एक स्टेरॉइड नेचर हार्मोन है। मतलब ये फैट का, लिपिड का यानी कि कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके द्वारा एक और हार्मोन सिक्रेट किया जाता है ना। वो भी क्या होता है, वो भी किसका बना होता है, वो भी स्टेरॉइड का बना हुआ होता है। इसके द्वारा एल्डोस्टेरोन सिक्रेट किया जाता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं कि कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नेचर है और कौन सा हार्मोन प्रोटीनियस प्रोटीन नेचर है। ठीक है, तो देखो हमारे 5 हार्मोन स्टेरॉइड नेचर हो गए और हमें ये टिप्स पे याद होने चाहिए। मैंने कह दिया तो कह दिया, डीके सर ने बोल दिया कि हमें स्टेरॉइड नेचर हार्मोन याद करने हैं तो करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार नीट के अंदर रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या है कि 5 हार्मोन कौन कौन से हो गए, एक तो सेक्स हार्मोन हो गए जिसमें 3 आते हैं, मेल का टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये फैट के बने हुए होते हैं यानी कि स्टेरॉइड के बने हुए होते हैं। एक कौन सा हो गया, एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन। तो एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन दो हार्मोन है, एक तो कोर्टिसोल और एक एल्डोस्टेरोन। ये टोटल 5 हार्मोन जो होते हैं वो फैट के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो हार्मोन की तो लाइन लगी पड़ी है, तो सबको याद थोड़ी करेंगे। तो जो सेकंड नेचर होता है, सेकंड नेचर क्या है भाई, रेस्ट ऑल ऑफ हार्मोन, रेस्ट ऑल ऑफ हार्मोन।
हार्मोन आर। अब देखिए इसमें भी वही सिस्टम है, जैसे कि अमीनो एसिड, जो हम जानते हैं प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड। ठीक है, ये अमीनो एसिड जुड़ जुड़कर, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं। तो पहले क्या बनेगा? शॉर्ट पेप्टाइड। क्या बनेगा? शॉर्ट पेप्टाइड। ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं? लॉन्ग पेप्टाइड। क्या बनाते हैं? लॉन्ग पेप्टाइड। और लॉन्ग पेप्टाइड को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो देखो, अमीनो एसिड, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड या प्रोटीन, कोई सा भी पूछ लें, ये क्या है? प्रोटीनेसियस हार्मोन है। क्या है? प्रोटीनेसियस, प्रोटीन के बने हुए, क्योंकि अमीनो एसिड ही पेप्टाइड बनाएगा और पेप्टाइड ही प्रोटीन बनाएगा। इस प्रोटीन का यूज क्या हो रहा है? हार्मोन को बनाने के लिए हो रहा है। 5 हार्मोन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे हार्मोन प्रोटीन नेचर हार्मोन है। क्या है? प्रोटीन नेचर हार्मोन। ठीक है, तो प्रोटीन इसमें से कुछ अमीनो एसिड के भी बने होते हैं, कुछ शॉर्ट पेप्टाइड के भी बने होते हैं और कुछ लॉन्ग पेप्टाइड के भी बने होते हैं। तो जैसे जैसे हम हार्मोन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बता जाऊंगा कि कौन अमीनो एसिड का बना है और कौन पेप्टाइड का बना है और कौन प्रोटीन का बना है। ठीक है, अभी के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जब आपसे पूछा जाएगा कि किसी हार्मोन की नेचर बता दो, तो हार्मोन की नेचर बता दो, तो इससे हम क्या समझ में आया? हमें क्वेश्चन में इससे ये समझ में आया कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि हार्मोन बना किस कंपाउंड का है। और हमें पता है कि हार्मोन सिंपल है, सिंपल नेचर का होता है, इसका वेट कम होता है। इसका मतलब ये है कि या तो वो एक ही कंपाउंड का बना होगा, या तो प्रोटीन का बना होगा या फिर फैट का। तो सारे हार्मोन, मैक्सिमम हार्मोन प्रोटीन के बने हुए हैं, केवल कुछ हार्मोन ही फैट के बने हुए हैं, लिपिड के बने हुए हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल का तो हम देख रहे हैं कि स्टेरॉइड नेचर हार्मोन बॉडी के अंदर केवल 5 हैं, उनको याद कर लो और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे? प्रोटीन नेचर हार्मोन हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा हार्मोन की नेचर। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अगर अपन अब देखेंगे हार्मोन की क्या एक्शन, कि मैकेनिज्म क्या होती है, हार्मोन किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखो, मैं बात करूं, मैं 2 हार्मोन लिखता हूं यहां पर। एक लिखता हूं एफएसएच, एक लिख देता हूं मैं ऑक्सीटोसिन। तो एफएसएच पिट्यूटरी ने सिक्रेट कर दिया। ठीक है, अब बताओ ये हार्मोन सिक्रेट तो हुए, तो ये हार्मोन जाके किसी न किसी टारगेट ऑर्गन पर वर्क करेंगे। टारगेट ऑर्गन। ठीक है, अब बताओ एफएसएस को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस टारगेट ऑर्गन का जाकर वर्क करना है? ऑक्सीटोसिन को कैसे पता चलेगा कि वो, क्योंकि वो तो पूरे ब्लड के अंदर घूम रहे हैं। उन्हें अपना काम तो पता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो किस ऑर्गन पर जाकर उन्हें काम करना है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का ये कहता है कि जो टारगेट ऑर्गन होता है, उस टारगेट ऑर्गन के टिश्यू, उस टारगेट ऑर्गन के सेल पर क्या लगा होता है? रिसेप्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? रिसेप्टर। क्या लगा होता है बच्चों? रिसेप्टर। और जो हार्मोन आते हैं बच्चों, ये हार्मोन आया, मान लो अगर ये एफएसएच हार्मोन वर्क करता है किसके ऊपर? ओवरी के ऊपर। ये ओवरी में जाकर फोलिकल का फॉर्मेशन कराता है ना? मतलब एग के ऊपर कवरिंग्स का फॉर्मेशन करता है। एग के ऊपर कवर्स नहीं होते, उन एग को हर मंथ कवर उनके ऊपर फॉर्मेशन करता है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन करवाने के लिए जिम्मेदार होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। अगर ये ओवरी हुई तो ओवरी के ऊपर एफएसएच को बाइंड करने वाला रिसेप्टर लगा हुआ होगा। अगर ये ऑक्सीटोसिन है तो ये ओवरी के ऊपर बाइंड नहीं होगा। मान लेते हैं ये टारगेट ऑर्गन क्या है? ओवरी है भैया। तो ओवरी, तो भैया ऑक्सीटोसिन यहां जाएगा लेकिन उल्टे पैर वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो रिसेप्टर लगा हुआ है ये केवल रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। मतलब हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, टारगेट ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, ये हर ऑर्गन पर जाकर काम नहीं करते।
मतलब एफएसएच का रिसेप्टर अगर उस पे लगा होगा तो एफएसएच जाके बाइंड हो जाएगा। तो एफएसएच का रिसेप्टर किस पे लगा है? ये ओवरी के ऊपर लगा हुआ होता है। इस पे जाकर ऑक्सीटोसिन बाइंड नहीं होगा, केवल एफएसएच हार्मोन ही जाके बाइंड होगा। क्लियर है क्या? तो ये मैकेनिज्म हो गया है। क्या हो गया है कि जो हमारे हार्मोन होते हैं ये स्पेसिफिक प्रोटीन के बने होते हैं, रिसेप्टर जिसे कहते हैं, रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ही अपना वर्क करना चालू करते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, जो ये रिसेप्टर होते हैं बच्चों, ये रिसेप्टर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं बच्चों। ठीक है। तो हार्मोन रिसेप्टर आर ऑफ टू टाइप। जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं बच्चे दो तरह के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेल की। हमने कहा कि जो रिसेप्टर लगा होगा सेल पर लगा होगा, लेकिन सेल पर कहां लगा होगा? तो हार्मोन रिसेप्टर सेल पर दो जगह लगे होते हैं बच्चों। हार्मोन रिसेप्टर सेल पर दो जगह लगे होते हैं। दो तरह के हार्मोन रिसेप्टर होते हैं। ये तो होगी सेल टारगेट सेल। ठीक है। और ये टारगेट सेल की क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। ठीक है। तो भैया जो रिसेप्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो रिसेप्टर किस पे लगा होगा? या तो रिसेप्टर अंदर सेल के अंदर यानी कि न्यूक्लियस पर लगा होगा, या फिर रिसेप्टर कहां पे लगा होगा? रिसेप्टर सेल की सेल मेम्ब्रेन पर लगा होगा। तो रिसेप्टर कितने तरह के हो गए बच्चों? टू टाइप के हो गए। एक तो हो गया है सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है। ये कौन सा रिसेप्टर हो गया बच्चों? ये फर्स्ट टाइप का रिसेप्टर हो गया है सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। बाउंड रिसेप्टर। ठीक है। और दूसरा जो टाइप हो गया है वो हो गया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। कौन सा हो गया है दूसरा टाइप? इंट्रा। इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन को बाइंड करने वाले दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। या तो वो रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर लगा होगा, या वो रिसेप्टर किस पे लगा होगा? वो किस पे लगा होगा? वो अंदर न्यूक्लियस पर लगा होगा। इस तरह से रिसेप्टर दो तरह के हो गया। अब रिसेप्टर दो तरह के हो गए तो रिसेप्टर पर बाइंड होने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हार्मोन भी दो तरह के हो जाएंगे फिर। ठीक है। हमें एक पॉइंट याद रखना होगा यहां पर, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, सेल मेम्ब्रेन ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेड बाय फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। क्लियर है क्या? हमारी बॉडी के अंदर केमिकल दो तरह की नेचर रखता है। कोई भी केमिकल हो दो तरह की नेचर रखता है सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। केमिकल या तो वाटर में सोल्यूबल होगा, या फिर केमिकल ऑयल में यानी कि फैट में सोल्यूबल होगा, यानी कि लिपिड में सोल्यूबल होगा। ऑयल लिपिड फैट एक ही बात है सब। ठीक है। केवल उनकी मेल्टिंग पॉइंट पर डिफरेंस होता है। तो मैं बात करूं, जो केमिकल होते हैं वो सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग दो तरह का नेचर रखते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन। टाइप्स ऑफ हार्मोन अकॉर्डिंग टू सोल्युबिलिटी। ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्मोन अकॉर्डिंग टू सोल्युबिलिटी। तो हार्मोन सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग दो तरह के हो गए। एक तो क्या हो गया है? एक तो हो गया है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। और एक हो गया है अपना क्या? वाटर सोल्यूबल हार्मोन।
देखो, कभी आपने वाटर के ऊपर ऑयल डाल के देखा है क्या? डाल के देखा होगा। क्या ऑयल और वाटर को आप मिक्स कर सकते हो कि नहीं? मिक्स हो भी जाएंगे तो थोड़ी देर बाद वाटर और ऑयल अपने आप सेपरेट हो जाएगा। मतलब ऑयल की वाटर से कभी भी नहीं बनती, पानी और तेल की कभी आपस में नहीं बनती। तो केमिकल सोल्यूबल होते हैं। अगर जो केमिकल वाटर में सोल्यूबल होगा, फिर वो फैट में सोल्यूबल नहीं होगा। और जो हार्मोन फैट में सोल्यूबल होगा, फिर वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही तरह की सोल्यूबिलिटी रखते हैं। और अभी हमने देखा कि हार्मोन नेचर, कुछ हार्मोन फैट के बने भी होते हैं, लिपिड के बने हुए भी होते हैं। तो जो लेकिन ऑयल के अंदर सोल्यूबल किया जा सकता है। आप मूंगफली के तेल को सोयाबीन के तेल के अंदर, सोया ऑयल के अंदर मिला सकते हो। ठीक है, मिलता है कि नहीं मिलता? दोनों ऑयल को आपस में मिक्स कर सकते हो। तो लिपिड को लिपिड में सोल्यूबल किया जा सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमसे पूछा जाता है कि हमने बात की कि ये सेल थी, सेल में न्यूक्लियस था, तो कुछ के रिसेप्टर तो, कुछ हार्मोन के रिसेप्टर तो कहां पे लगे हुए हैं? सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं। और कुछ हार्मोन के रिसेप्टर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं। तो कौन सा हार्मोन सेल मेम्ब्रेन पर बाउंड होगा और कौन सा हार्मोन सेल के अंदर जाकर न्यूक्लियस पर जाकर बाइंड होगा? तो यहां से इसको पता लगाया जाता है कि देखो, हम जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, मेड बाय फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। तो देखो, जो हार्मोन लिपिड में सोल्यूबल होते हैं, क्या होते हैं? लिपिड में सोल्यूबल। तो वो लिपिड में, यानी कि इस सेल मेम्ब्रेन में सोल्यूबल होकर इसको क्रॉस करके अंदर तक आ जाएंगे। यानी कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन सेल मेम्ब्रेन में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो अंदर आ जाएंगे। यानी कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं, बाइंड कहां पर होते हैं? वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं। जबकि जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, फिर वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं होंगे, यानी कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वाटर सोल्यूबल जो हार्मोन होते हैं, उनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं। क्लियर है क्या? तो मतलब हमारे पास हार्मोन उनकी रिसेप्टर की लोकेशन के अकॉर्डिंग दो तरह के हो गए। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो बात है वो ये बात ध्यान रखने वाली है कि उसका नेचर क्या है। अगर हार्मोन का नेचर स्टेरॉइड का, यानी कि लिपिड का बना हुआ है, तो उसका जो रिसेप्टर होगा वो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। और जो हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ है, मतलब वो वाटर सोल्यूबल होगा, और वो कहां पे जाके बाइंड होगा? वो क्रॉस नहीं कर पाएगा किसको? फिर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन पर ही जाकर बाइंड होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के एग्जांपल बताओ और वाटर सोल्यूबल हार्मोन के एग्जांपल बताओ। तो इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं, हम पहले ही याद कर चुके हैं। जो लिपिड का बना हुआ है वो लिपिड में सोल्यूबल होगा, और जो लिपिड का बना हुआ नहीं है वो वाटर में सोल्यूबल होगा। तो हमने देखा था कि स्टेरॉइड नेचर, हमने 5 स्टेरॉइड नेचर हार्मोन याद किए थे। कौन कौन से याद किए थे? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और अपना एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल। तो सारे के सारे कौन से? स्टेरॉइड नेचर हार्मोन, स्टेरॉइड नेचर हार्मोन। ठीक है। तो लिपिड लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के एग्जांपल क्या हो गया? स्टेरॉइड नेचर हार्मोन। तो ये 5 तो ये हो गए। ठीक है, 5 हार्मोन तो स्टेरॉइड नेचर हार्मोन हो गए, प्लस एक हार्मोन और होता है थायरोक्सिन, +1। कौन सा? थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन भी क्या होता है? लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होता है। तो टोटल 6 हार्मोन क्या होते हैं? लिपिड सोल्यूबल होते हैं। 5 तो स्टेरॉइड नेचर वाले हार्मोन, क्योंकि बने हुए लिपिड के हैं वो। दूसरा थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने वाला हार्मोन है ना, ये तो हर जगह ही अपवाद क्रिएट करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन भी क्या है? वो भी लिपिड सोल्यूबल होता है, इसलिए फॉस्फोलिपिड की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर कहां जाता है? अंदर आ जाता है। अब दूसरी बात, क्या हार्मोन करते क्या है? बाइंड क्यों आके बाइंड हो रहे हैं? ये बाइंड इसलिए हो रहा है, देखो, अब बात पूछ ले वाटर सोल्यूबल हार्मोन की, तो रेस्ट ऑफ हार्मोन जो बाकी बच्चे सब क्या है? वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। रेस्ट जितने भी हार्मोन बचे हैं वो सब क्या है? वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब दूसरा ये पूछा जाता है
कि ये बताइए आप हार्मोन जाके बाइंड हो क्यों रहे हैं? हार्मोन इस सेल को रेगुलेट करने के लिए, इस सेल को कंट्रोल करने के लिए, इस सेल को ऑर्डर देने के लिए इस पर बाइंड होते हैं कि बेटा तेरा काम ये है, तुझे अब ये करना है। ब्रेन से ऑर्डर नहीं पहुंच पा रहा है तो एंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्डर दे रही है हार्मोन बनाकर कि जा उस सेल को बता के आ कि उसका जन्म किस लिए हुआ है, उसे क्या काम करना है, या फिर उसका काम करने का समय अब आ गया है। क्लियर है? जैसे कि अगर लेक्टिक ग्लैंड होंगी यानी कि मेमोरी ग्लैंड होंगी तो लेक्टोट्रोपिक हार्मोन आकर उसको बताएगा कि बेटा तेरा अब मिल्क बनाने का काम आ गया है। तो कैसे ऑर्डर देता है? तो हम बता दें कि जो हार्मोन आया, तो हार्मोन आया, हार्मोन क्या करता है? हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अब जो हार्मोन और रिसेप्टर के मिलने से बना एक नया कंपाउंड बन जाता है हार्मोन। ये भी क्योंकि ये जो रिसेप्टर होता है ये प्रोटीन का बना होता है और ये भी प्रोटीन या फिर फैट का बना होगा और दोनों मिलकर एक दो तरह के कंपाउंड हो गए, दोनों तरह के कंपाउंड मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस को चेंज कर देगा सेल्स के अंदर और बायोकेमिकल रिएक्शन चेंज होने से क्या होगा? इस सेल का नया फंक्शन ये सेल करना चालू कर देगी। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस सेल के बायोकेमिकल रिएक्शंस को चेंज कर इस सेल को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये हमारी मैकेनिज्म हो गई है। क्या हो गई है? इस हार्मोन की मैकेनिज्म क्या है? तो हार्मोन की मैकेनिज्म को हमने पढ़ना चालू किया तो हमें पता चला कि हार्मोन तो क्या होते हैं? ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, टारगेट ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। वो हर किसी ऑर्गन पर जाके वर्क नहीं करते। ऐसा इसलिए हुआ है कि हर हार्मोन का एक क्या होता है? एक फिक्स रिसेप्टर होता है जो इस टारगेट ऑर्गन के ऊपर ही लगा हुआ होता है। अब कोई भी हार्मोन हुआ उसका एक फिक्स टारगेट होता है, उसका रिसेप्टर उस पर लगा हुआ है तो उस पर जाके बाइंड हो जाएगा और उसकी वर्किंग्स को चेंज कर देगा, उसको ऑर्डर प्रोवाइड करा देगा। अगर नहीं है तो वापस लौट के आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें पता चला कि जो रिसेप्टर थे ये रिसेप्टर भी दो तरह के थे। या तो रिसेप्टर किस पे लगा हुआ था? या सेल मेम्ब्रेन पर लगा हुआ था, या फिर रिसेप्टर किस पे लगा हुआ था? न्यूक्लियस पर लगा हुआ था। तो कौन सा हार्मोन सेल पे जाके बाइंड होगा और कौन सा हार्मोन सेल के अंदर जाके बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा? हमने देख लिया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? इस सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी हुई है। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उसे लिपिड में सोल्यूबल होना पड़ेगा उस हार्मोन को। यानी कि जो हार्मोन खुद लिपिड का बना हुआ है वो इस सेल मेम्ब्रेन में सोल्यूबल होकर इसको क्रॉस कर जाएगा और जो लिपिड का बना हुआ नहीं है वो सेल मेम्ब्रेन पर ही बाउंड हो जाएगा। तो प्रोटीनियस नेचर वाले मैक्सिमम हार्मोन कहां पर होते हैं? कहां पर जाकर बाइंड होते हैं? वो सेल मेम्ब्रेन पर ही बाइंड होते हैं। और लिपिड के बने हुए सारे के सारे हार्मोन वो न्यूक्लियस पर जाकर बाइंड होते हैं और फिर बाइंड होने के बाद ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन को चेंज कर देता है और बायोकेमिकल रिएक्शन चेंज होने से सेल कुछ और तरह का फंक्शन करने लग जाती है। इस तरह से सेल का जो मैकेनिज्म होता है, जो फंक्शन होता है, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रेगुलेट कर लिया जाता है। तो बच्चों आज हमने सीख लिया है कि सेल जो एंडोक्राइन ग्लैंड थी वो हमने देख ली थी पिछली क्लास में कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और आज हमने देख लिया है कि हार्मोन क्या होते हैं। और अगली क्लास में हम ग्लैंड्स को पढ़ना चालू करेंगे। ग्लैंड्स कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है और उस हार्मोन का स्पेसिफिक फीचर क्या है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों आपका धन्यवाद। अगला ज्ञान हम अगली क्लास में प्राप्त करेंगे। थैंक यू।